नमस्कार दोस्तों, आपका अभ्युदय क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम जो यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशंस की परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी का जो पेड कोर्स कर रहे हैं, इसमें आज हम क्या देखेंगे? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संगठन और संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ शिकायत है मेरी आपसे। देखो, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपसे अनुरोध किया था कि भैया जो विद्यार्थियों ने इसके नोट्स बनाए हैं वो मेरे साथ शेयर जरूर कर लेना, ठीक है? तो मात्र 6-7 विद्यार्थियों ने ही मेरे साथ शेयर किए। क्यों भाई, क्या समस्या है? देखो, मेरे साथ तुम इतना बड़ा धोखा नहीं कर रहे जितना खुद के साथ कर रहे हो। देखो, एक बात समझो, अभी तुम विद्यार्थी के रोल प्ले कर रहे हो जीवन में। आपके माता पिता जो होते हैं ना, तुम्हारे नंबर कम आते हैं या फेल हो जाते हो किसी, भगवान न करे, फेल वगैरह किसी सब्जेक्ट में हो जाते हो या किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हो, तो जो माता पिता की फीलिंग पता है क्या होती है? उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद फेल हो गया हूं या मेरे खुद के नंबर कम आए, ठीक है? उनको तुम्हारी सफलता और असफलता वो खुद से जोड़ लेते हैं। और ये फीलिंग तुम्हें जब आएगी जब तुम माँ पिता बन जाओगे। अब जो मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके अच्छे नंबर आते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है यार, नंबर तो अपने खुद के ही बढ़िया है। हाँ, और उनके जब नंबर कम आते हैं तो ऐसा लगता है यार कि नंबर तो अपने ही कम आ गए, ठीक है? लेकिन वो प्रेशर नहीं डालता, ये अनुभूति है। बाकी तो उनको पूरी लिबर्टी दे रखी है, आप चिंता मत करना, ठीक है? तो तुमसे मेरा आग्रह ये है भैया कि अगर तुम जो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी निकल सकती है, जिसके लिए मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ, अगर वो नहीं करोगे ना तो अपने साथ ज़्यादा धोखा करोगे। और यह मेहनत जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा और उसका अगर रिटर्न नहीं मिलता है ना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं दुख होगा, ठीक है? इन छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लो। हाँ, थोड़ा सा चाहे स्लो चल रहा हो उसकी चिंता मत करना, बाद में खींच लेंगे। और आप सभी को मालूम है कि अपन ने कोटा से जयपुर अब शिफ्ट कर लिया, तो संभवतः वो अपना ऑलरेडी स्पीड अब बढ़ जाएगी। ठीक साहब, हम देख रहे हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि वायुमंडल के दो एस्पेक्ट देखेंगे। एक तो हम वायुमंडल के संगठन को समझेंगे, एक हम वायुमंडल की संरचना को समझेंगे। दोनों एस्पेक्ट्स को हम अच्छे से समझ लेंगे और इसके बाद हम पृथ्वी की जो इंटीरियर जो कंपोजिशन है उसको भी समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम शब्द को समझते हैं, वायुमंडल। देखो, ये जो हमारी प्यारी पृथ्वी ना, इसके चारों ओर तुम हवा को जो महसूस करते हो, ये हवा का जो विस्तृत आपके भंडार है ना पृथ्वी पर, या आप इसको यूं बोलिए कि पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो विस्तृत भंडार है, इस विस्तृत भंडार को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्लियर है? वायुमंडल मतलब कि ऐसा मंडल जिस पर किसकी प्रधानता है? वायु की प्रधानता है, ठीक है? और इस हवा का जो विस्तृत चारों ओर फैला हुआ हवा का जो विस्तृत भंडार है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल में 2-3 बातें ध्यान करो। हमारे वायुमंडल का जो औसतन तापमान है वो आप सभी जानते होंगे कितना रहता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमान की वजह से ही हमारे इस पृथ्वी का जो वातावरण है बड़ा ही खुशनुमा है। जीव जंतुओं के लिए जीवन रूप में जो आप देखते हैं ना, आत्मा बसती है इस पृथ्वी पर, उसका कारण ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही है। अगर ये एवरेज तापमान नहीं रहे तो हमारे यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी समाप्त हो जाए। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। चलो साहब, अब इसके संगठन को देख लें। हम कोई बड़े बड़े रॉकेट साइंस नहीं जानते, हम सिंपल बात कर रहे हैं। हमें ज्योग्राफी की कोई पीएचडी नहीं कर रहा। कि तुम गांव में किसी किसान से पूछोगे ना तो इसके बारे में तुम्हें बता देंगे कि साहब तुम ये बताओ कि आसपास का जो वायुमंडल है उसमें तुम्हें क्या अनुभूति होती है, क्या क्या तुम ऐसे कंपोजिशन संगठन तुम्हें ध्यान में आते हैं। तो अड़ते बिड़ते बोलेगा वो, देखो साहब सांस लेता हूँ, वो सांस यहीं से आती है, तो इसका मतलब ये सांस ले रहा हूँ। अब उसको वो गैस जानता है तो बोल देगा ये जो गैस सांस के रूप में मैं ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ये इसी वायुमंडल में विद्यमान है। मतलब कि एक तो इसमें गैसें होती हैं, ठीक है? अच्छा, वायुमंडल में जो धूल भरी आंधियां आती हैं, इसका मतलब धूल भी वायुमंडल में मिलती है। एक अगली बात,
वायुमंडल में कई बार तुम अनुभव करते हैं कि शरीर भी बहुत चिपचिपा लग रहा है, कहीं पर शुष्कता आपको महसूस हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे वायुमंडल में जलवाष्प भी मिलती है। क्लियर? तो हमने 3 संगठन मोटे मोटे ढूंढ लिए। पहला, यही रिसर्च कर ली है आपने पढ़ते पढ़ते, ठीक है। पहला, धूल के कण। क्या? धूल के कण। दूसरा, जलवाष्प। तीसरा, आपकी गैसें। 3 चीज देख ली, अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले धूल के कणों को देखते हैं। देखो, साइंस एंड टेक में एक प्रश्न आता है कि आपके यहाँ पे जो बादलों का निर्माण होता है उसके पीछे क्या कारण है। ये जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं ना, नाभिक का काम करते हैं, न्यूक्लाई का, बहुत छोटे छोटे महीन कण का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इनके चारों ओर आपके जल वाष्प या पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, उन्हें रोक के रखती हैं पानी की बूंदों को, और ये न्यूक्लाई काम करती हैं। ये क्या करती हैं? ये जो धूल के कण है ये न्यूक्लाई का काम करते हैं, नाभिक का काम करते हैं, और अपने चारों ओर इस पानी की बूंदों को जकड़ के रखते हैं, गिरने नहीं देते हैं। समझ रहे हो? और इसी कारण से मेरे दोस्तों क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है। तो इन बादलों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? ये धूल के कण हैं। क्लियर? तो क्या लिखोगे इन धूल के कण के लिए? तो हमने देखा ये जो धूल के कण हैं वायुमंडल में क्या करते हैं? ये व्याप्त धूल के कण बादलों के निर्माण के लिए क्या? निर्माण के लिए आर्द्रता नामक ग्राही नाभिक बनते हैं। ठीक है? और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो इसको आप लिख लेना, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, ये धूल के कण बादलों के निर्माण में तो सहायता करते ही करते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि बादलों के निर्माण के साथ साथ जो ये जलवाष्प को, पानी की बूंदों को अपने चारों ओर बांध के रखते हैं। और ये प्रक्रिया किस लिए संभव हो पाती है? कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है। जब हम समझेंगे कि भैया वर्षा होती कैसी, उसमें हम देखेंगे, जब मानसून इत्यादि पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। पर अब इतना देख लो भैया, बारिश होने के लिए जो वर्षा की बूंदें बादलों में भारी हो जाती हैं, तो भारी होने के लिए पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? धूल के कण ही होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? संघनन की प्रक्रिया बोलते हैं। मतलब कि जो जलवाष्प यहाँ से धरती से उठकर ऊपर जाती है और इन धूल के कणों में जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लियर? हाइग्रोस्कोपिक प्लस कंडेंसेशन मतलब कि संघनन के लिए उत्तरदायी है पहला। धूल के कण के बहुत अच्छे अच्छे यूज हैं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, दूसरा। ये तो आपने पहला देखा, दूसरा देखो। देखो, सुबह सूरज जी उगते हैं, तो आप देखते हैं ना कि सूरज जी जब उगते हैं तो आपको सूरज जी के उगने से पहले कुछ लालिमा दिखती है। नारंगी और लाल लाल जो दिखता है वो किस कारण से दिखता है? वो ये धूल के कण होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णन कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। इसी स्कैटर करने की वजह से हमें जो सुबह आप देखते हो लालिमा छाई हुई रहती है, उसका कारण क्या रहता है? उसका कारण ये धूल के कण ही रहते हैं। ठीक है? तो दूसरा कारण क्या हो गया? आप इसको लिख लीजिएगा, सिंपल लिख लो, सूर्य के प्रकाश। मैं आपको भी लिखवा देता हूं, सूर्य के प्रकाश को क्या कर देती है? प्रकीर्णन कर देती है, स्कैटर्ड कर देती है। और इसी स्कैटर्ड की वजह से आपको रेड, ऑरेंज इत्यादि आपको
रंग देखने को मिलता है, लालिमा देखने को मिलती है, उसके पीछे कारण यही है। अच्छा, इसको एक बार लिख लो, ठीक है, या तो पॉइंटों में लिख लेना या मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से लिखना। पहला पॉइंट आप चाहे इसमें लिख लो, जो कार्य होगा धूल के कण की प्रॉपर्टीज, कि वायुमंडल में व्याप्त धूल के कण बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रता नामक ग्राही, ब्रैकेट में चाहे नाभिक लिख लेना, चाहे आर्द्रता नाभिक लिख लेना, और ब्रैकेट में अंग्रेजी में भी लिख लेना हाइग्रोस्कोपिक बनते हैं। क्लियर। दूसरा साथ ही साथ लिख लेना प्लस करके कंडेंसेशन और संघनन, इतना ही लिखना। ये जो लाइन लिखा है मैंने इसमें प्लस करके केवल कंडेंसेशन और संघनन और लिखना। दूसरा लिखो सूर्य के प्रकाश, ठीक है ना, इसको लिखो आप, ये धूल के कण सूर्य से आने वाले प्रकाश को प्रकीर्णन करके आकाश को विविध रंग प्रदान करते हैं। प्रकीर्णन मतलब स्कैटर्ड कर देते हैं। क्लियर। चलो तीसरा और इंपॉर्टेंट एक और चीज देखो, सूर्य तप को रोकने और परावर्तित करने, मतलब कि सूर्य का जो तापमान आता है ना, सूर्य की किरणों के द्वारा जो तापमान आता है, अगर ये धूल के कण ना हो या ओजोन लेयर ना हो तो हम भैया जीवन यहाँ पर पनप ही नहीं सकता। ये क्या करते हैं, हम एक टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ये क्या करते हैं कि जो सूर्य की किरणें आती हैं उन्हें परावर्तित कर देते हैं, पूरी सूर्य की किरणों को हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया इनका, एक इम्पोर्टेंट काम हो गया इनका सूर्य ताप को रोकने और परिवर्तित करने का। इसी प्रकार से शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख समझो इसको। ये हमारी प्यारी पृथ्वी हो गई, और आप सभी जानते हो ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर, ठीक है। आशा करता हूँ आपने बनाए होंगे ये चित्र। एक ये बना देता हूँ, एक ये बना देता हूँ, और ये हो गया हमारा ध्रुव, ये बना देता हूँ। मेरा ड्राइंग क्या बहुत अच्छी है एक्चुअली, ठीक है। हम्म, हम्म। ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा कौन सा हो गया, विषुवत रेखीय वाला एरिया हो गया, ठीक है। और ये एरिया कौन सा हो गया आपका, ध्रुवीय एरिया हो गया ना। अच्छा, इस एरिया को क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, यह आपको मालूम है ध्रुव के पास है तो कौन सा हो गया, उपध्रुवीय एरिया हो गया। और ये एरिया आपके उष्ण वाले एरिया के पास है, इसलिए इसको उपोष्ण बोलते हैं। क्लियर। याद आया नहीं आया, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पास रीजन हो गया विषुवतीय। कौन सा रीजन हो गया, विषुवतीय रीजन हो गया। अच्छा, कई बार कैमरे में दिखते नहीं है। ये आपके क्या हो गया, उपोष्ण, और ये आपके उपध्रुवीय, और ये नीचे वाला हो गया आपका ध्रुवीय। क्लियर है। सेम ऊपर भी ऐसे हो जाएगा। अब एक अच्छी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, उस प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। गैस करो कि ये धूल के कण आपको, ये जो मैंने आपको विषुवत, उपोष्ण, उपध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्र बताया है, कहां पर धूल के कण आपको अधिक मिलेंगे, क्या विषुवत रेखा पे मिलेंगे, क्या उपोष्ण में मिलेंगे, क्या उपध्रुवीय में मिलेंगे, या ध्रुवीय में मिलेंगे। आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा। ध्रुवीय प्रदेश, क्या ध्रुवीय प्रदेश और विषुवतीय प्रदेश, क्या ध्रुवीय प्रदेश और विषुवतीय प्रदेश, इन दो प्रदेशों को यदि आप छोड़ दो तो इनकी अपेक्षा आपको उपोष्ण और उपध्रुवीय में धूल के कण अधिक मिलेंगे, ठीक है। आप कहीं सोचोगे साहब हमारे तो विषुवत रेखा में खूब आंधी चलती है तो धूल के कण यहाँ पर अधिक मिलेंगे। मैंने क्या बोला, ध्रुवीय और विषुवतीय जो प्रदेश हैं इनकी अपेक्षा
उपोष्ण और शीतोष्ण, ठीक है, उपध्रुवीय या इसको शीतोष्ण भी बोल सकते हो, शीत प्लस उष्ण भी बोल सकते हो। क्लियर। इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, धूल के कण अधिक मिलेंगे। स्पष्ट है। चलो, धूल के कण के बाद अगले अगले संगठन में चलते हैं। अगला संगठन हो गया इसका जल वाष्प। दूसरा जल वाष्प, जिसको क्या बोलेंगे, वाटर वेपर बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी पर या हमारे वायुमंडल पे जल वाष्प की मात्रा बताइए। जल का वाष्प मतलब जल किस में कन्वर्ट हो गई, वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट हो गई, उसको बताइए कितना संगठन है, कितने प्रतिशत है। देखो, हमारी पृथ्वी पर जो अधिकतम जल वाष्प है उसकी मात्रा कितनी है, मात्र 4% है। 4% से अधिक नहीं है, इससे ज्यादा जल वाष्प हो ही नहीं सकती। ठीक है। और देखो जल वाष्प कहाँ पर अधिक मिलेगी, जैसे हमारे राजस्थान जैसे क्षेत्र में जहाँ शुष्कता रहती है, मरुस्थल क्षेत्र है, यहाँ पर जल वाष्प कम मिलेगी। तो कितनी जल वाष्प हो गई हमारे यहाँ पर, मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र पर, और साथ ही साथ ध्रुवीय प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत रहती है, इन दोनों ही प्रदेशों में जलवाष्प आपको कम मिलेगी। और कितनी मिलती है, 1% मिलती है। ठीक है। और तो अधिक कहाँ मिलेगी, उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र जहाँ क्षेत्र होंगे वहां पर आपको कितनी मिलेगी, अधिकतम 4% तक। ध्यान रखना, 4% से ज्यादा संभव ही नहीं है। 1% आपको मिल जाएगी मरुस्थल और ध्रुवीय प्रदेशों में, क्योंकि अब ध्रुव में तो बहुत ठंड रहती है, मरुस्थल में वैसी शुष्कता रहती है। क्लियर। अब इसकी मैं आपको 3-4 प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उस पर ध्यान देना। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी समझो। यहाँ जैसे कोई बालक खड़ा है और इसने बोला कि साहब मैं ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रहा हूँ, वायुमंडल में ऊपर जा रहा हूँ। तो वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जल वाष्प की जो मात्रा है वो कम होगी या घटेगी। ऊपर जा रहा हूँ, मतलब कोई प्रश्न आ गया तुम्हारे एग्जाम में कि एक वायुयान धरती से उड़ा, ऊपर गया वायुमंडल में, तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी या अधिक होगी। जलवाष्प की मात्रा मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज देखो। ठीक है। अब ये जो बालक है ये कितने मीटर ऊपर चले गया, 2000 मीटर, मतलब कि 2 किलोमीटर तक ऊपर चले गया। और 2 किलोमीटर ऊपर जाने पर इसने पाया कि हमारे वायुमंडल में जितनी भी जल वाष्प है उसकी आधी मात्रा, मतलब कि 50%, 50% जो जल वाष्प है वो कहाँ पर अवस्थित है, इस 2000 मीटर के एरिया में अवस्थित है। क्लियर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दूसरी ध्यान में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, डायरेक्शन थोड़ा यहाँ देखना और यहाँ लिखना अलग अलग हो जाता है। हम्म, अब कुछ ठीक है, अब ठीक है। इतनी दूर से सोच रहे हैं गुरुजी टेढ़े टेढ़े दिख रहे हो आप तो। तीसरा आप लिखो। देखो, ये है हमारी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी। इस प्यारी पृथ्वी पर विषुवत रेखा हमारी ये हो गई। ठीक है। अब ये जो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ यदि आप चलते हो तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि जलवाष्प की मात्रा ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलोगे तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आती। ठीक है। ये लो, तीनों अच्छी प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पहली, दूसरी, तीसरी। क्लियर है। जलवाष्प को भी देख लिया।
अब इम्पोर्टेंट चीज देखो, देखो ये जलवाष्प का एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक काम और बताता हूँ। ये जो जलवाष्प हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी काम करती है। जैसे आप देखते हैं ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है, सेम ऐसे ही ये जलवाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। जैसे ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है? देखो जो सूर्य की किरणों के द्वारा ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर आती है, इसको ये सोख लेती है, बाहर जाने नहीं देती। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी काम करती है। इसी कारण से हमारी पृथ्वी पर जो औसत तापमान रहता है ना 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस का एक प्रमुख कारण ये भी है। कौन सा? ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम कौन करता है? जलवाष्प भी करती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ कि यदि असर्शन रीजनिंग में कॉन्सेप्ट का प्रश्न आ गया तो हमारे विद्यार्थी अटके नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसके अधिकतर जितने भी डायमेंशंस बनते हैं वो सारे तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ कि तुम कोई परीक्षा में रुको नहीं। और देखो अभी रात्रि में जो क्लास ले रहा हूँ, अभी रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। हमारे क्या 3 4 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, तो कुछ हमारे RS के विद्यार्थी हैं जो टीचर हैं, तो उनको ये 3 4 दिन मिल गए छुट्टियों के, तो उन्होंने कहा कि साहब एक काम करो, कैसे भी करके इन 3 दिनों में खूब पढ़ा लो। हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को अपन कंप्लीट कर लें। तो सुबह से उसी में लगे हुए थे। तो वो चाहते हैं कि 3 दिन में आप 10 10 घंटे पढ़ा के हमें एक दो टॉपिक उसके पूरे कंप्लीट कर पाते, एक यूनिट कंप्लीट करा दो, फिर बाद में छुट्टी मिलेंगी तो तब कर लेंगे। ठीक है, तो सुबह से पढ़ाने में लग रहे हैं ना, तो अब जबान लड़खड़ा रही है रात्रि में आते आते, और भोजन भी करके आए हैं तो क्या हो रही है, आंखें बंद होती। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको तो एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे। 1 घंटा और लग जाएगा मेरे हिसाब से, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा संगठन आप सभी जानते हो, तीसरा कौन सा संगठन आ गया? गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों को तो तुम सब जानते होंगे। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि भैया ये जो वायुमंडल है अनेक गैसों का मिश्रण है, और ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में मिलते हैं। यहाँ पर ये सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है, ये भी आप जानते हैं। प्राणदायी गैस ऑक्सीजन मिलती है, ये भी आप जानते हैं। CO2 जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है उसको भी आप जानते हो। चलो इसको और समझ लेते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये सारी गैसों के बारे में, और इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स उनको लिखते चलना। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें गैसों का सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है? नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन कितनी है? 78.084%। अब ये कहीं चक्कर में मत पड़ना, कहीं 78.03 भी मिलती है, व्योम केस बख्शी मत बनना। 78.03 है, 08 है, दोनों सही है। दूसरे नंबर पे हमारी जो गैस आती है ऑक्सीजन, जिसका प्रतिशत के रूप में 20.8 भी मिलती है, तो 20.9 भी मिलती है। व्योम केस बख्शी नहीं बनना है। क्लियर? अब नाइट्रोजन के बारे में कुछ बातें हैं, उनको ध्यान कर लो। ये नाइट्रोजन जो है एक कैसी गैस है? उदासीन गैस है, तो इसमें लिख लेना बाद में। कैसी गैस है? उदासीन गैस है, ध्यान रखना, उदासीन गैस है, बाद में बताऊंगा। और हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। क्लियर? तीसरी बात इसमें ध्यान रखना कि ये जो नाइट्रोजन गैस है कितनी ऊंचाई तक मिलती है। मतलब कि मैं धरातल से ऊपर जाऊं तो कितनी ऊंचाई तक मुझे गैस मिल जाएगी, कितने किलोमीटर तक मिल जाएगी? ये सब मुझे 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये गैस मुझे मिल जाएगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज ये हो गई, 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई है। क्लियर? दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। क्लियर? ऑक्सीजन कितना है? 20.9% है। और ये कैसी गैस है? ये एक प्राणदायी गैस है। कैसी गैस है? प्राणदायी गैस है। प्राणदायी गैस है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही घरों में कोई ना कोई होती है ना, काकी बुआ है जो आग लगाने का काम करती है, इसी प्रकार से भाई भी होते हैं, ऐसा नहीं, कोई महिलाएं होती है जो इधर की उधर करती हैं। तो आग लगाने का काम भी कौन करता है? ऑक्सीजन करती है। हमारे यहाँ पृथ्वी पर आग जलाने में सहायक कौन है? ऑक्सीजन है। आग जलाने में सहायक कौन है आपकी? ये ऑक्सीजन भी है। क्लियर? आगे देखें, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आप
कि वो ऊंचाई के बारे में और बता दूं कि ये आपको 64 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है ना। और 16 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। सांस लेने से दिक्कत होने लग जाएगी, इसका तात्पर्य ये है कि 16 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। कितनी ऊंचाई तक मिलेगी? 64 किलोमीटर तक। और 16 किलोमीटर के बाद क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखो साहब, इंपॉर्टेंट 30 नंबर पर आर्गन गैस। हमारे आरएस की परीक्षा में प्रश्न आया था, सीक्वेंस दे दिया था, बताइए कि इसमें कौन सा सीक्वेंस ठीक है कि गैस कौन सी किसमें कम है, ठीक है ना, ऐसे करके प्रश्न आया था। तो हमने देखा कि आर्गन में बच्चे अटक गए थे। तीसरे नंबर पे जो हमारे सर्वाधिक व्याप्त गैस है वो कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों? आर्गन है। 0.93, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पे कौन सी है? आर्गन। क्लियर? तीसरे नंबर पे कौन सी है? आर्गन। देखो, भोजन करके और पानी पीने के बाद मेरे को भी झोंके आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए लगे हुए हैं तो ध्यान कर लो। तीसरी कौन सी गैस है? आर्गन, ठीक है। और आर्गन कैसी गैस है? आर्गन के बारे में यहां लिख देता हूं। आर्गन कैसी है? एक स्थायी प्रकृति की गैस है, लेकिन कैसी है? अक्रिय गैस है। ध्यान रखना, लास्ट में और भी बता दूंगा। कैसी गैस है? अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं कर रही, इसका मतलब अक्रिय है। क्लियर? और मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन कैसी गैस है? उदासीन गैस है। मैं आपको ये लिखा भी दूंगा, अभी समझ लो। अगली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.037। देखो, ये स्टार्टिंग की जो है ना, ये गैस है, ये 3 और 3 6 और 2 8, इनका सीक्वेंस तो हर हाल में याद कर लेना। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको नीचे से 5 के बारे में पूछ लेगा, या 5 में से कोई 1 या 2 गैसों के बारे में पूछ लेगा। वो दिन गए जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा करते थे, ठीक है ना। अभी नीचे के आप सीक्वेंस के बारे में ध्यान रखना। चलो साहब आगे देखें। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो देख लो भैया, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, 0.037 है। जैसे ऑक्सीजन तो क्या करती है? आग जलाने में सहायक होती है। इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या करती है? आग बुझाने में आपकी सहायता करती है, आग बुझाने में सहायक होती है। लिखाऊं क्या? ध्यान कर लो। बाकी सारे गैसों को मैं एक बार में लिखा दूंगा, वो आप लिख लेना, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो गई आपकी? आग बुझाने में सहायक होती है। अगली बात, ग्रीन हाउस गैस होती है। तीसरी बात, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी वजह से होती है? इसी कार्बन डाइऑक्साइड। ये अनिवार्य घटक है, फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य घटक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये अंदर हाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये सबसे भारी गैस हो रही है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे भारी गैस है। और भारी होने की वजह से कितनी ऊंचाई पर जाओगे तो मिल जाएगी आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको 32 किलोमीटर तक अधिकांश उसके नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। आप तो 32 किलोमीटर ध्यान कर लेना कि 32 किलोमीटर ऊपर उड़ के जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। आग लग गई तो बुझाने में काम देगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे, अब ये जो है ना, इसमें यहां पर लगा दिया मैंने, ये लाइन खींच दी। अब इसको देख लो, नियोन, हीलियम, मीथोन, क्रिप्टॉन, ये हो गए ना। ये तो बीच में आप देख ही लेना। सीधे एक बार ये हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, इस हाइड्रोजन पे ध्यान देना। हाइड्रोजन H2, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है? 0.4 बार 0, 55% आपके हाइड्रोजन है। ये मास वास मोलर मास कम ज्यादा का देख लेना, कौन सबसे ज्यादा है कौन कम से कम है। ये जो मोलर मास है, ठीक है ना, इसको एक बार नजर मार लेना। हाइड्रोजन कितनी है? 0.4 बार 0, 55%, ठीक है। जल के निर्माण में अनिवार्य है, बिना हाइड्रोजन के जल का निर्माण नहीं होता है। और इसमें क्या बात होगी? एक बहुत हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, और इसलिए कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है? 1100 किलोमीटर तक।
सबसे हल्की होती है ना। ये लिख लेना। अब मैं आपको पांचों गैसों के बारे में बता रहा हूँ, उनको आप लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले आप लिख लेना साहब नाइट्रोजन के बारे में। क्या लिखोगे नाइट्रोजन के बारे में? ये एक उदासीन गैस होती है, पेड़ पौधों के विकास में सहायक होती है, 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन लिखो तो नाइट्रोजन के आगे ब्रैकेट में लिख देना 78.03 या 78.084, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रतिशत। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है 20.98%। ये एक प्राणदायी गैस है, आग जलाने में सहायक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। तीसरा 64 किलोमीटर ऊंचाई और अधिकतम 16 किलोमीटर के ऊपर बहुत कम पाई जाती है। ये पूरी लाइन ना लिखने की बजाय आप ऐसे लिखना, जैसे दूसरे नंबर पे आपने लिखा ऑक्सीजन। कैसे लिखोगे? सही नोट्स बनाने का तरीका तो यही है, प्राणदायी गैस, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखोगे? आग जलाने में सहायक, इतना ही समझ लेना। 64 किलोमीटर तक और 16 किलोमीटर तक अधिकांश, और इसके ऊपर बहुत कम। ये आपका ऑक्सीजन समझ गया, इतने में समझ गया, ऐसे लिखना। तीसरा आपका जैसे आर्गन है, आर्गन 0.93%। और आर्गन में क्या लिखोगे? सबसे इंपॉर्टेंट स्थायी गैस। क्या है? स्थायी गैस, दिखाई दे रहा है ना? हाँ स्थायी है, लेकिन क्या है, अक्रिय गैसों में भी आती है, क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस कहलाती है। टाइम हो गया काफी, ठीक है, अक्रिय गैस कहलाती है। इसी प्रकार से लिखते जाना। चौथे नंबर पे क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है आपके। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु अनिवार्य घटक है, सबसे भारी गैस है, इसीलिए निचली परत में 32 किलोमीटर तक अधिकांश पाई जाती है। उसके बाद पांचवें नंबर पर हाइड्रोजन लिखना। बीच की गैसें इतनी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। पांचवें नंबर पर लिखना हाइड्रोजन 0.000, 4 बार 0 और 55%, जल के निर्माण में अनिवार्य है, सबसे हल्की है, 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अभी जो पांचों गैसें मैंने लिखी हैं, इसमें नीचे एक लाइन लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट, उपरोक्त पांचों गैसें कैसी हैं? स्थायी प्रकृति हैं। क्या? पांचों गैसें स्थायी हैं, लेकिन आर्गन जो है कैसी है? अक्रिय गैस है। क्या? अक्रिय गैस है। और बाकी चारों कैसी है? सक्रिय गैस है। तो आप क्या लिखना? आप लिखना उपरोक्त पांचों गैसें स्थायी हैं तथा आर्गन को छोड़कर शेष चारों सक्रिय हैं। क्लियर? और नीचे लिखो अब आगे, अस्थायी तथा अक्रिय गैस। क्या? अस्थायी तथा अक्रिय गैस। अब क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बताओ इनमें से कौन सी अस्थायी या अक्रिय गैस हैं जो हमारे वायुमंडल की घटक हैं। समझ गए? तो आपने क्या लिखा? उपरोक्त पांचों गैस स्थायी हैं। कौन कौन सी स्थायी हैं? नाइट्रोजन। अब इसमें अपवाद क्या है? ये जो आर्गन है ये आपकी अक्रिय गैस होने के बावजूद भी किसके अंतर्गत आती है? स्थायी गैस के अंतर्गत आती है। समझ गए? इसलिए हम इसको इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मैं आपको, आर्गन पे बार बार फोकस कर रहा हूं कि इसका आपको सीक्वेंस भी याद रखना है और आपको यह भी याद रखना है कि ये कैसी गैस है, अक्रिय है या उदासीन है। पुनः बोल रहा हूं, उपरोक्त पांचों गैस स्थायी हैं तथा आर्गन को छोड़कर शेष चारों सक्रिय भी हैं। अब नीचे लिखना, क्रिप्टॉन, जीनोन, नियोन, हीलियम, रेडॉन एटसेट्रा आदि गैसें अस्थायी तथा अक्रिय हैं। ये जो मैंने नीचे गैसें बताई हैं अस्थायी भी हैं, अक्रिय हैं। एक्चुअली जो आर्गन है वो इन्हीं गैसों की फैमिली में से आती है, लेकिन क्या है, ये स्थायी गैस है, ठीक है, लेकिन सक्रिय है। अक्रिय, हाँ आर्गन अक्रिय है, बाकी सारे सक्रिय हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, नींद में शब्द ऊपर से नीचे हो जाते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पांचों गैसें मैंने आपको बताई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन पांचों को इसीलिए मैंने आपको लाइन से लिखाया कि ये जो पांचों गैसें कैसी गैस हैं? स्थायी गैस हैं। कैसी गैस हैं? स्थायी गैस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आर्गन स्थायी तो है लेकिन अक्रिय है, और बाकी की जो मैंने आपको गैसें लिखाई, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आपके ये नियोन, हीलियम, रेडॉन, ये असक्रिय भी हैं और अक्रिय, अक्रिय लिखना, अक्रिय भी हैं और अस्थायी भी हैं। क्लियर? कैसे लिखना देख लो भाई। उपरोक्त पांचों गैसें स्थायी हैं तथा आर्गन को छोड़कर शेष चारों सक्रिय भी हैं। क्लियर? और नीचे लिखना क्रिप्टॉन, जीनॉन, नियोन, हीलियम, रेडॉन एटसेट्रा, ये सारी गैसें कैसी हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अस्थायी भी हैं और अक्रिय भी हैं। इस प्रकार से लिख लेना तो तुम्हारा बढ़िया से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स थे जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिए। इसमें अगला टॉपिक देखेंगे हम वायुमंडल की परतें। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो भी मैं आपको करा दूंगा। ये वायुमंडल की परतों के लिए मैं आपसे डायग्राम शेयर करता हूँ, उसको अच्छे से देख लेना और एक दो बार उसको बनाने का भी प्रयास करना। देखो साहब, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, आपको मैं सब समझा दूंगा क्या बता रहे हैं। ये हो गया आपका एक, दो, तीन, ये तो देते हैं चार। ठीक, देखिए पृथ्वी पर आप बैठे और ऊपर उड़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो आपका वायुमंडल की परत आएगी वो आएगी आपकी शोभ मंडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखिए हमारे कभी स्किन पे चोट वोट लग जाती है तो हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल क्रीम लगाते हैं। मतलब कि ऊपरी परत जो होती है, ट्रोपो उसी से तात्पर्य होता है ऊपरी परत से। तो शोभ मंडल हमारा कौन सा स्फेयर हो गया? ट्रोपोस्फेयर हो गया। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अब एक बात तो समझो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 से 18 किलोमीटर, मतलब कि 8 किलोमीटर से स्टार्ट होके 18 किलोमीटर तक आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको कौन सा मंडल मिलेगा? शोभ मंडल मिलेगा। क्लियर? आगे चलो, ऊपर आ जाता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। और समताप मंडल में ये मैंने इसकी ऊपरी परत बना दी। तो समताप मंडल में हमें क्या मिलता है? ओजोन लेयर मिलती है ना, तो ये मैंने ओजोन लेयर बना दी। इसी प्रकार से अभ्यास जरूर करना, एक बार अभ्यास कर लोगे ना तो जीवन में आगे तक के लिए आपका वायुमंडल की परतें वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और बीच में क्या होता है? मध्य मंडल।
मध्यमंडल को हम क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। देखो अंग्रेजी का शब्द है मीजोस्फीयर, मीजो का तात्पर्य यही होता है मध्य। ये हो गया सब हमारा मीजोस्फीयर, क्लियर? ये हो गया सब हमारा मीजोस्फीयर। और ऊपर चलें, ये है सब हमारा आयन मंडल। और आयन मंडल को हम क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। ठीक है, अब देखो साहब, ये हो गया हमारा 50 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर, 460 किलोमीटर। देखो ये आइडल किलोमीटर जो मैंने लिखे हैं ये है। व्योमकेश बख्शी मत बनना, कहीं पर 70 लिखा हो, कहीं 85 लिखा हो, तो इस क्रम में मत पढ़ना। ये ऐसे प्रश्न अब आते भी नहीं है, ना इनमें दिमाग लगाना। अगला, अब ऊपर जाएंगे तो तापमान की क्या स्थिति रहेगी? तापमान की स्थिति भी देख लो। -45 डिग्री से लेके -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर चलेंगे तो आपके समताप मंडल की जो अंतिम सीमा आएगी, इसमें क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और मध्य मंडल में हो जाएगा आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक और चीज देख लें। आयन मंडल में ऐसी 3 लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं DEF। रेड ही बना देते हैं। ये डायग्राम अच्छे से एक बार आपने बना लिया और सीख लिया तो आगे तक के सारे संकट खत्म हो जाएंगे, किसके? वायुमंडल की परतों से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो साहब, यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? सममंडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। और इससे ऊपर का जो मंडल होता है इसको बोलते हैं विषम मंडल या ताप मंडल बोलते हैं। यहां तक क्लियर है ना? इसको ऐसे बना लेना। अब देखो, एक हवाईजहाज भी बना देता हूं मैं आपके लिए। आवाज तो ड्राइंग सही बन गई साहब। चलिए, अब इसको समझते हैं। देखो ये है आपका पहला शोभ मंडल। शोभ मंडल में आपको ऊंचाई कितनी बताई मैंने? 8 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई रहती है। मतलब कि 8 से 18 किलोमीटर पर कौन सा आपका मंडल फैला हुआ है? शोभ मंडल फैला हुआ है। और इसकी ऊपरी सीमा का तापमान क्या रहता है? -45 डिग्री से लेके -80 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस रहता है। आपके जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं ना, वो सभी मौसम संबंधी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होते हैं। और जितने भी आपने सजीव, आपको ईगल हो, बाज हो, पक्षी जो भी आपको मिलेंगे वो सब क्षोभ मंडल में मिलेंगे। सजीव की जितनी भी एक्टिविटी होगी इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत होगी। ठीक है, अगला, इसी मंडल के अंदर भैया संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल भी इसको कहते हैं। क्यों? कि यहीं पर आपको कन्वेक्शन जोन भी मिलेंगे। इसको कन्वेक्शन जोन भी बोलते हैं ना, कन्वेक्शन जोन या स्फेयर भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि जो भूमंडल है, सॉरी आपका जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, उस भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। कितनी? 18 किलोमीटर। इसको यहां लिख लेना, भूमध्य, भूमध्य से इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर। और ध्रुवों से यदि आप ऊपर उड़ोगे तो 10 किलोमीटर पर ही इसको पार कर जाओगे। मतलब कि भूमध्य रेखा से क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई अधिक है। आप ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो ध्रुवों से आपको क्षोभ मंडल पार करने में कम ऊपर उड़ना पड़ेगा, ये मान के चले। अगला, समताप मंडल। समताप मंडल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में हमने क्या बोला भैया? 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इसी मंडल में, इस मंडल में मौसम संबंधी हलचलें नहीं होती है। क्या? मौसम संबंधी हलचलें नहीं होती, इसलिए हवाई जहाज वगैरह उड़ने में यहाँ पर बड़ी आसानी होती है। समझ गए? वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त परत है। इसकी मोटाई
भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर समताप मंडल की अधिक होती है। इंपॉर्टेंट, ये कुछ फैक्ट बेस है, इनको ध्यान रखना। इसकी मोटाई, क्या मोटाई, ऊंचाई नहीं ध्यान रखना, मोटाई लिख रहा हूँ, मोटाई इसकी भूमध्य पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है। इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे फैक्ट्स कई बार अटका देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है। और सप्ताह मंडल में ही अब ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिलता है कि 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें क्या मिलता है, वहां पे ओजोन परत मिलती है। और ये जो ओजोन परत ही है जो सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है। अगर ये ना हो ओजोन परत, इसको अवशोषित ना करे और सीधे यूवी रेस को अगर पृथ्वी पर भेज दे तो यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा। हमारी त्वचा पर क्या हो जाएंगी, कैंसर हो जाएंगी, हमारी त्वचा जल जाएगी यूवी रेस से, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे का नष्ट हो जाएगा, जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखते हैं आप, सभी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब मेरी बात समझो, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर यहाँ पर आपने मुझे बताया कि माइनस माइनस 45 डिग्री सेंटीग्रेड और -80 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, लेकिन मैं ऊपर गया तो उल्टा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और हम जानते हैं कि ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, तापमान कम होने लग जाता है, लेकिन यहाँ तो विपरीत काम हो रहा है। विपरीत काम इसलिए हो रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पे, चूंकि ये जो ओजोन मंडल आप देख रहे हैं ना, ये ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली यूवी रेस को अवशोषित कर लेता है। तो जो ऊपर जाने पे जो तापमान आपका ठंडा हो रहा है, इन किरणों में तापमान की वजह से इसका टेम्परेचर पुनः बढ़ने लगता है और ऊपरी सीमा पर पहुंचते पहुंचते समताप मंडल की ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। स्पष्ट है? क्लियर? आगे देखो, अगला है हमारा मध्य मंडल। नाम से स्पष्ट है, इसका मीजोस्फेयर। समताप मंडल के ऊपर इस मध्य मंडल को हम रसायन मंडल भी कहते हैं। हम इसको रसायन मंडल भी कहते हैं। क्लियर? और ये जो मध्य सीमा है ना इसकी, इसमें तापमान घटकर पुनः, अब जैसे क्या होता है, आप ओजोन परत को पार करके ऊपर जाते हैं तो पुनः तापमान घटने लग जाता है। और मध्य मंडल की जब ऊपरी सीमा पर पहुंचते हैं तो तापमान कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान होता है, पुनः तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यही वह तापमान है जो संपूर्ण वायुमंडल का न्यूनतम तापमान भी कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संपूर्ण वायुमंडल का न्यूनतम तापमान कहां पर मिलेगा, तो मैं बताऊंगा साहब मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर मुझे वायुमंडल का न्यूनतम तापमान प्राप्त होगा। ठीक है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, सममंडल बोलते हैं, होमोस्फेयर बोलते हैं। जबकि आयन मंडल, ठीक है, और बहिर्मंडल, मैंने इसमें बहिर्मंडल नहीं लिखा, वो भी मैं आपको लिख देता हूं। इसके ऊपर जो मंडल होगा उसको क्या बोलेंगे, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। बहिर्मंडल यहीं पर क्या होता है, आपको सैटेलाइट वगैरह जो छोड़ते हैं ना, इस बहिर्मंडल में छोड़ते हैं आप। क्लियर? और ये बहिर्मंडल और ये जो आयन मंडल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब मंडल मैंने लिखा है ना, ऐसे ही ऊपर आप लिख लेना, विषम विषम मंडल। ठीक है? हेट्रोस्फेयर भी इसको बोलते हैं, थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं इसको। क्लियर? अब एक बात का आपने ध्यान दिया क्या, कलर चेंज कर लेता हूं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है, जैसी ऊपरी सीमा आप जाते हो ना, ये 2 से 3 किलोमीटर का एक एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। क्या? ट्रांजिशन बेल्ट बोलते हैं। होता क्या है दोस्तों कि ऐसा तो होता नहीं है कि क्षोभ मंडल एकदम से खत्म होके अगला आपका मंडल चालू हो गया। क्षोभ मंडल आपका क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी जो कंपोजिशन है वो कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। फिर एक सीमा उसकी आएगी जहाँ बिल्कुल कम हो जाएगी और नया आपका वायुमंडल की परत स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक ट्रांजिशन बेल्ट होता है ये ना,
2 से 3 किलोमीटर की ट्रांजिशन बेल्ट पाई जाती है, और इसी ट्रांजिशन बेल्ट को हम क्षोभ मंडल के लिए क्षोभ सीमा कहते हैं, समताप मंडल के लिए समताप सीमा कहते हैं, मध्य मंडल के लिए मध्य सीमा कहते हैं। सिंपल फंडा है, और कोई बड़ा इसमें फंडा नहीं है। क्लियर? ये हमने देख लिया। अब इस डायग्राम को देख लो, इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं तो यहीं कहीं देख लेते हैं। ये किलोमीटर पे मत जाना, जो मैंने आपको वो बता दिया उसी को कर लेना। इसमें व्योमकेश बख्शी मत बनना कि या 10 किलोमीटर लिखा है या 50 लिखा है या 400 लिखा है। आपको जो मोटी मोटी रेंज बताई है उसी पर रहना। ट्रोपोस्फेयर जिसको हमने क्षोभ मंडल बोला, यहीं पर क्लाउड्स, वेदर, जेट प्लेन और हाईएस्ट माउंटेन्स आपको यहीं पर मिलेंगे, और मौसम संबंधी घटनाएं भी यहीं पे मिलेंगी। और ये जो कंडेंसेशन आप देख रहे हैं, संघनन हो रहा है, बारिश बनने, वर्षण होने की प्रक्रिया भी आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेगी। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, यहीं पर सुपरसोनिक और जेट प्लेन मिलते हैं, क्योंकि बड़ा शांत रहता है। ओजोन लेयर भी आपको कहाँ मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर सॉरी, हम वेदर के बैलून, जो हम मौसम संबंधी जानकारी हमारा मौसम विभाग देता है ना, वो क्या करता है, एक बैलून छोड़ता है। उस बैलून हमें बेसिकली जो डेटा आता है, इस वेदर बैलून के आधार पर ही हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं वेदर का, मौसम संबंधी घटनाओं को फोरकास्ट करते हैं। ये वेदर बैलून कहाँ छोड़ते हैं, मध्य मंडल मेसोस्फीयर में छोड़ते हैं। अगला हो गया आपका थर्मोस्फेयर, जिसको जहां पर आपको मीटियोर्स आते हैं, उल्का पिंड वगैरह अधिकतर आपको यहीं पर मिलेंगे। लेकिन थर्मोस्फेयर से नीचे आते आते ये बिल्कुल या तो जल जाते हैं, राख बन जाते हैं, या कुछ बड़े टुकड़े जो नीचे पहुंचते के कितने रह जाते हैं, वजन तो इनका ज्यादा होता है लेकिन इनकी साइज बहुत छोटी रह जाती है। छोटा सा पत्थर रह जाता है लेकिन इनका वजन बहुत होता है, 5-5 किलो 10-10 किलो वजन होता है। ठीक है, आपको सैटेलाइट भी आपको कहाँ मिलेंगे, एक्सोस्फीयर में मिल जाएंगे। स्पष्ट है? ये भी एक चित्र है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए मैंने इसको आपके लिए रखा हुआ है, वो और देख लीजिए। एक कर्मन लाइन मैंने आपको बताया 100 किलोमीटर वाली, जो मीजोस्फीयर में पाई जाती है। सामान्यतः हमारे डेफिनेशन जो वायुमंडल की दी जाती है उसमें यही दी जाती है कि कर्मन रेखा के नीचे जो आपको वायु और हवा का जो विस्तृत भंडार पाया जाता है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा, कर्मन रेखा। ये कहाँ होती है, 100 किलोमीटर, पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो पाई जाती है। मीजोस्फेयर के ऊपर बोल लीजिए, मीजोस्फेयर की ऊपरी सीमा, कर्मन लाइन, ध्यान रखना, कर्मन लाइन। और दो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित होती हैं, एक तो होती है ऑरोरा बोरेलिस और एक होती है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। नाम ही ध्यान रखना। ये देखो ऐसे रंग बिरंगे जो दिख रही है ना आपको, रंग बिरंगी ऐसे छटाएं दिख रही है ना लाइट की, ये बड़ी जबरदस्त होती हैं। ये कहाँ होती हैं ऑरोरा बोरेलिस, देखो ये आयन मंडल, आयनों के कारण मध्य सीमा के ऊपर 460 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो फैला आयन मंडल है, वहां पर ये अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस बनते हैं। ठीक है ना, क्लियर? और इन दोनों को ही हम ध्रुवीय ज्योति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय ज्योति भी बोलते हैं। और इसमें जो अरोरा बोरेलिस है, इसको तो हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपके दक्षिण में पड़ गया ना, इसको हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुवीय ज्योति। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट हम चलते हैं, एक बार आयन मंडल को समझ लेते हैं, जिसपे कई क्वेश्चंस और आते रहते हैं। देखो आयन मंडल पर मैंने डी, ई और एफ ये बना रखे हैं ना, डी और एफ, ये क्या परत है भाई, देखो तरंगे होती है ना हमारी, दो तरह की तरंगे आती हैं, एक आती है लघु तरंगे, एक आती है दीर्घ तरंगे। हल्का सा मैं आपको बता दूं, ये बहुत छोटी छोटी आपकी फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे आ रही हैं, मतलब इनको लघु तरंगे बोलते हैं। और ये आकृति देखना, इनको बोलते हैं दीर्घ तरंगे। मुझे बताओ, सुई जो होती है, अगर कोई ऐसी सुई है बहुत बारीक पतली सी सुई है, तो कपड़े में जल्दी घुस जाएगी ना वो। और मोटी सुई है, भौटी सुई है, वो कपड़े में आसानी से घुसेगी कि नहीं घुसेगी। तो जो लघु तरंगे होती है ना, ये आसानी से सारी परतों को पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती है। लेकिन पृथ्वी से जब वापस ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाती हैं, दीर्घ तरंगों में परिवर्तित हो जाती है।
समझ गए। और जो हमारे रेडियो की तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, लघु तरंगे होती हैं। समझ गए। आगे देखो, इसमें अब समझ में आ जाएगा आपके। अब जो रेडियो की लघु तरंगे होती है ना, आप पृथ्वी से उसको जब भेजते हैं तो कहाँ जाके टकराती है वो, एफ एफ वाली लाइन पे, एफ वाले आयल मंडल की लाइन पे जाके टकराती है, मतलब एफ परत से टकराती है। समझ गए। कौन सी तरंगे, लघु तरंगे। कौन सी तरंगे, लघु तरंगे। मैं आपको इसका डायग्राम ही बना देता हूँ छोटा सा। ये तो हो गई साहब आपकी एफ, ई, डी, डी, ई, एफ। आपकी ये जो लघु तरंगे आई, रेडियो तरंगे, कहाँ टकराई, ये आपके एफ तक पहुंच जाती है, एफ परत तक पहुंच जाती है, और ये आपके वापस आपके रेडियो तक पहुंच गई। दूसरी तरंगे आपकी क्या होती हैं, ई तक पहुंच जाती है। इनको क्या बोलते हैं, मध्यम तरंगे बोलते हैं। ये लो साहब, ये भी वापस आ गई। एक होती है दीर्घ तरंगे, ये आगे तक पार करते हुए नहीं पहुंचती है, ये आपके डी तक ही पहुंचती है। मतलब लघु तरंगे सब कुछ पार करते हुए कहाँ पहुंच गई, ऊपर एफ परत तक पहुंच गई। मध्यम तरंगे, उससे कम जो लघु है, वो मध्यम तरंगे कहाँ तक पहुंचती है, ई तक। और जो दीर्घ तरंगे है, वो दीर्घ तरंगे आपके कहाँ तक पहुंच गई साहब, आपके डी तक पहुंच गई। क्लियर है, ठीक। तो एफ क्या हो गई, एफ परत में लघु, और ई पर आपके मध्यम, और डी पर हो गई आपकी दीर्घ तरंगे। अब हम चले बहिर्मंडल का भी बारे में देख लें। बहिर्मंडल हमने देखा ही भैया, आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल होता है। यहीं पर आपको इसी ऊपरी परत पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। 3,000 से 4,000 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, किलोमीटर। अब जाते जाते आपको ये ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के दर्शन करा दें। देखो बिल्कुल ऐसे दिखती हैं, दिख रही है ना, चमकते हुए, बड़े शानदार दृश्य होता है। नॉर्वे वगैरह में देखने को मिलती है। ये कौन सी है, ऑरोरा बोरेलिस है। आयन मंडल में आयनों के आपस में क्रिया के कारण आपको इस प्रकार का रंगीन छटा देखने को मिलती है, जैसे आपको डांस बार वगैरह में देखने को मिलती है ना, इसी प्रकार की डिस्को थैक्स वगैरह में देखने को मिलती है, इस प्रकार की देखने को। देखिए क्या शानदार सीन है। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, इतनी इतनी तेजी से भी नहीं होती, बहुत हल्की हल्की सी होती है। ये इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। देखो क्या शानदार है। अब मैं आपको दूसरी ओर दिखाता हूँ। ये देखो रात्रि के समय, इसको क्या स्पीड तेज कर रखी है, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इसमें स्पीड बढ़ा दी इनने। देखिए क्या शानदार दिखती है, नेशनल ज्योग्राफिक में दिख रहा है। ये क्या है, ऑरोरा बोरेलिस। आयन मंडल में ये जो क्रियाएं होती हैं इसके कारण होता है, आयनों की क्रिया के कारण ऐसा होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑरोरा बोरेलिस है। फायर इन द स्काई भी बोलते हैं। कभी पूछ लिया जाए ना फायर इन द स्काई से तात्पर्य क्या है, तो ये ऑरोरा बोरेलियस है। ये आपके ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है। अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये देखने को मिलता है, इसलिए ध्रुवीय ज्योति भी बोलते हैं। अंटार्कटिका दिख रहा है ना, 90 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ पोल अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आपको ये जैसे किरणें दिख रही है ना, अब देखो ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं इसको स्पीड अप कर देंगे तो वो जो लाइटें आपको दिख रही थी ना तेजी से, वो दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ज्योग्राफिकल साउथ साइड में हो जाता हूँ मैं, ये साउथ पोल पे चल रही है। ऑस्ट्रेलिया का मैप बन रहा है, सॉरी नीचे साउथ पोल आप देख रहे हैं, अंटार्कटिका। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है, यूट्यूब पे देख लेना बाकी तो। और इन्हीं शानदार डिस्को थैक जैसी, वाह वाह क्या शानदार किरणें लगती हैं ये, और तरंगे जो हैं ये बड़ी शानदार लग रही है। देखो हमने दो छोटी छोटी चीजें करी हैं, वायुमंडल को देख लिया, ठीक है, लेयर्स देख लिया हमने, वायुमंडल की परतें, संगठन हमने देख ही लिया। कल हम देखेंगे, अब अर्थ के अंदर चलेंगे। अभी ऊपर चल रहे थे ना आसमान में, अब पृथ्वी को चीर के अंदर देखेंगे भैया हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझेंगे। इसके मेरे प्यारे दोस्तों नोट्स बना लेना, कहीं पर भी कोई समस्या है तो मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। आज इसको लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। मेरे को तो देखो कितनी आकर्षित लग रही है ये किरणें, और इससे संबंधित जो अच्छे अच्छे प्रश्न है ना, जितने भी यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन में आए हुए हैं, वो मैं सब आपसे आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो आज को यहीं समाप्त करता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। कल आपको बाकी का नेक्स्ट इसको वो एडिट कर देगा लड़का, और आपको कल मिल जाएगा। चलिए।
धन्यवाद। शुभ रात्रि। कोई बात बुरी लगी हो तो बुरी मन में लगा लेना। जो स्टार्टिंग में आप सबसे जो चर्चाएं करी थी, आपके हित के लिए ही बात करी थी। चलिए, धन्यवाद।